हे गाइस। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, हम इस सीरीज का थर्ड पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों आप देखेंगे कि हमने पिछली वीडियो में आपको जो गुलाम वंश था वो क्लियर कराया था, ठीक है। उसी सीरीज में हम आपको आज इस वीडियो में खिलजी वंश और उससे आगे के टॉपिक क्लियर कराने वाले हैं। दोस्तों ये हैंड रिटन नोट्स हैं। इसमें वो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया गया है जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनते हैं। दोस्तों यहाँ केवल उन सभी पॉइंट्स को हम कवर कराने की कोशिश करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जो आने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों काफ़ी अच्छे तरीके से हमने इन नोट्स को यहाँ पर कवर किया है और ये सभी नोट्स दोस्तों हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। दोस्तों जब ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी हम आपको इस पीडीएफ को अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो ये नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं दोस्तों लास्ट की वीडियो में। ठीक है, तो दोस्तों हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के और देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से खिलजी वंश के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा है हमने आपको गुलाम वंश कराया था और अब बारी है खिलजी वंश की। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जो खिलजी वंश है वो 1290 से 1320 ईस्वी तक केवल इसका शासन रहा। ठीक है, यानी कि कितने साल तक रहा दोस्तों, आप यहाँ पर देखोगे कि केवल 30 ईयर्स यहाँ पर केवल खिलजी वंश का शासन रहा। ठीक है, अब हम खिलजी वंश के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर देखने वाले हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जिनको बोला जाता था। दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे 1290 से 1296 ईस्वी तक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासनकाल रहा। उसके बाद आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी को 1296 से 1316 ईस्वी तक यहाँ पर इनका शासनकाल रहा। ठीक है, अब आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी तक, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों 1, 2 और 3, यहाँ पर खिलजी वंश में केवल 3 शासक रहे और वो भी दोस्तों 30 वर्ष की अवधि में। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जो संस्थापक हैं दोस्तों इसके अलाउद्दीन खिलजी हैं। खिलजी वंश के कौन दोस्तों संस्थापक हैं, आप यहाँ पर देखेंगे संस्थापक इसके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी यहाँ पर इनके संस्थापक हैं। ठीक है, नीचे देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आप राजधानी दोस्तों इनकी किलवरी जो कि इनकी राजधानी होती थी। शासक बनते समय उम्र 70 वर्ष सबसे अधिक। दोस्तों इस शासक की जो उम्र थी 70 वर्ष थी दोस्तों शासक बनते समय। ठीक है, ये दोस्तों फैक्ट पूछ लिया जाता है कि जलालुद्दीन जो खिलजी थे जिन्होंने खिलजी वंश की नींव रखी दोस्तों उनकी उस समय उम्र कितनी थी। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस पॉइंट्स को मार्क कीजिएगा, यहाँ पर उनकी उम्र कितनी थी दोस्तों, यहाँ पर केवल 70 वर्ष उनकी उम्र थी। ठीक है, अब नीचे देखोगे दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में हम और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर देखने वाले हैं। आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इसने ईरान के धार्मिक फकीर सीरी मौला को हाथी के पैर तले कुचलवा दिया था। ठीक है, देखिए दोस्तों एक ये ऐसा शासक रहा है जिसने हाथी के पैर तले दोस्तों जो कि एक मौलाना थे उनको हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया था। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और ये एग्जाम में कई बार रिपीट भी हुआ है कि ऐसा कौन सा शासक है जिसने धार्मिक फकीर सीरी मौला को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया था। दोस्तों आपको राइट आंसर क्या करना है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे दोस्तों 1296 से, ठीक है, 1296 में इसकी हत्या इसके दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ामारनीपुर यानी कि जिसको आज के समय में इलाहाबाद में करवा दी। ठीक है, यानी कि जो पहले उसका नाम था आप यहाँ पर देखेंगे, नोट कीजिएगा, इसका ये नाम है। ठीक है, और जो कि वर्तमान में नाम इसका इलाहाबाद है। ठीक है, और इसकी जो मृत्यु थी वो इसके दामाद ने ही करा दी थी। इसके दामाद का आप नाम देखिएगा दोस्तों, इसके दामाद का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अब जब उसकी मृत्यु होगी तो दोस्तों मृत्यु होने के बाद में उस गद्दी पर कौन बैठा, अलाउद्दीन खिलजी, जो कि इसका जलालुद्दीन का कौन था दोस्तों, दामाद था। ठीक है, अब इसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों फर्स्ट पॉइंट है इसके बचपन का नाम अली यानी कि गुरु शासी था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान में रखिएगा, इसने अपना राज तिलक बलबन के लाल महल में करवाया था। दोस्तों आपने जो पहले बलबन का नाम सुना है, ठीक है, ठीक है, तो इसने क्या किया था उसके महल में अपना क्या करवाया था, राज तिलक करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसने सेना को नगद वेतन देना शुरू किया था। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका बन जाता है। यहाँ पर सबसे पहले इसने क्या किया था, अपनी सेना को नगद वेतन देना शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इसने स्थायी सेना बनाई। दोस्तों इसने स्थायी सेना बनाई क्योंकि जब दोस्तों किसी व्यक्ति को वेतन मिलना शुरू हो जाएगा तो वो क्या करेगा कि वहां पर वो स्थायी तौर पर रहना चाहेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या स्पष्ट होता है दोस्तों, इसने क्या किया, अपनी स्थायी सेना बनाई। यह देवीय शक्ति को मानता था। दोस्तों यहाँ पर आप इस पॉइंट्स को याद रखिएगा, ये किसको मानता था, देवीय शक्ति को मानता था। नेक्स्ट आप देखेंगे इसने बाजार नियंत्रण मूल्य प्रणाली अपनाई। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, आप इस क्वेश्चन को मार्क कीजिएगा। ठीक है, इसने बाजार नियंत्रण मूल्य प्रणाली अपनाई थी। ठीक है, यहाँ पर एक और पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि इसने अलाउद्दीन खिलजी ने लगान उपज का आधा कर दिया था। ठीक है, इसने क्या कर दिया था, लगान जो है उपज का आधा कर दिया था। मान लीजिए कोई किसान है और उसने यहाँ पर क्या किया, अगर 100% उसने कोई भी उपज की तो उसमें से आधी ये क्या करता था, ले लेता था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने लगान उपज का आधा कर दिया था, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कर दिया था और खुम्स में अपना हिस्सा 1/4 में बढ़ाकर 3/4 कर दिया था। यानी कि 4 हिस्सों में से 3 हिस्सा किसका रहता था, अलाउद्दीन खिलजी का रहता था, जो कि काफी यहाँ पर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा होता था। ठीक है जी, अब आप यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है, इसने घोड़े पर दाग तथा सेना का हुलिया की प्रथा चलाई।
ठीक है, घोड़े पर ये क्या करता था, दाग लगवा देता था। ठीक है, और इसने हुलिया सेना की प्रथा चलाई थी। आप इस पॉइंट्स को भी क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे ज्यादा कर अलाउद्दीन खिलजी के समय में लगाए गए। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आप बताइए, अगर कोई हिस्सा 4 में से 3 वो खुद ले रहा है, तो दोस्तों इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसने इससे ज्यादा कर अलाउद्दीन खिलजी के समय में लगाए गए। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के समय में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। दोस्तों आप यहाँ पर नोट कीजिएगा, इसके समय में क्या हुआ, मंगोल आक्रमण सबसे ज्यादा हुए थे। ठीक है, मंगोल आक्रमण जब सबसे ज्यादा हुए, तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पर देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। दोस्तों इसने क्या किया, यहाँ पर एक उपाधि धारण की। दोस्तों ये क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसा कौन सा शासक है जिसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखिए, इसे द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता था। दोस्तों एक तो सिकंदर लोदी था, ठीक है, और दूसरा सिकंदर आप यहाँ पर देखिएगा, इसे द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर था। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, मलिक मलिक जो काफूर है, ठीक है, इनका नाम आपने एग्जाम में कई बार देखा होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी का ये क्या था, सेनापति था दोस्तों। ठीक है, जो मलिक काफूर था ये क्या था, अलाउद्दीन खिलजी का क्या था, सेनापति था। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर इसे हजार दिनार के नाम से भी जाना जाता था। किसको जाना जाता था, कफूर को। ठीक है, मलिक कफूर था और इसे हजार दिनार के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आप दोस्तों, गुजरात विजय के बाद नुसरत खान ने मलिक काफूर को उपहार के रूप में दिया था। दोस्तों गुजरात जो था, गुजरात, ठीक है, गुजरात राज्य, इसने क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन विजय गुजरात विजय के बाद नुसरत खान ने, ठीक है, नुसरत खान ने मलिक काफूर को उपहार के रूप में दिया था। ठीक है, गुजरात। फिर नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, इसने चराई और घड़ी कर लगाए। ठीक है, घड़ी कर लगाए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, इसने क्या किया, इसने हिंदुओं पर जजिया तथा मुस्लिमों पर जाकत कर लगाया। दोस्तों सर्वप्रथम इसी ने क्या किया था, मुस्लिमों पर क्या लगाया था और हिंदुओं पर, देखिए इसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, ठीक है, और मुस्लिमों पर जकात कर लगाया। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों, अलाउद्दीन ऐसा कौन सा शासक है जिसने सर्वप्रथम मुस्लिमों पर क्या किया, जकात कर लगाया और हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी को ही मार्क करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत को जीता था। ठीक है, आप यहाँ पर इस पॉइंट्स को देखिएगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत को जीत लिया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी को प्रमुख विजय गुजरात, चित्तौड़, देवगिरी, ठीक है, देवगिरी हो गया, द्वार समुद्रम आदि, यहाँ पर हो जाएगा आदित्य। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने सीडी को अपनी राजधानी बनाया, सीडी को। ठीक है, सीडी को क्या बनाया था, अपनी राजधानी बनाया था। ये क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, तो आप क्या आंसर लगाएंगे दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, इसको सीडी मार्क करना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने हजार खंबा महल, सीडी का किला और अलाई दरवाजा का निर्माण कराया। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो अलाई दरवाजा है दोस्तों किसके द्वारा बनाया गया था, ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अलाउद्दीन खिलजी ध्यान में रखना है। और दोस्तों क्या किया इसने, यहाँ पर हजार खंबा महल, सीडी का किला, ठीक है, इसको पॉइंट्स को आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, हजार खंबा महल, सीडी का किला बनवाया और अलाई दरवाजा बनाया। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने इनाम में दी गई भूमि का भूमि व दान में दी गई भूमि को सरकारी भूमि में शामिल कर दिया था। ठीक है, दान में की गई जो भी दान में मिलती थी भूमि, उसको क्या कर दिया था, सरकारी भूमि में शामिल कर दिया था। नेक्स्ट देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में जलोदर रोग से हुई थी दोस्तों। रोग, ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे क्या रोग था उस समय पे दोस्तों। आप आपको इस समय पे ये रोग नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन उस समय पे आप देखोगे कि जलोदर नाम का एक रोग था, उस रोग के कारण इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, खिलजी वंश का अंतिम शासक खुसरो खां था। ठीक है, इसका आप इसको मार्क कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये अंतिम शासक रहा है खिलजी वंश का, जो कि सबसे कम जो था इसका शासनकाल रहा है, केवल 30 वर्ष का रहा है। ठीक है, खिलजी वंश का। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो अंतिम शासक था दोस्तों, अंतिम शासक पूछ लिया जाता है तो आपको क्या करना है, इसको याद रखना है। तो इसका अंतिम शासक कौन था दोस्तों, यहाँ पर खुसरो खां था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, तुगलक वंश। ठीक है, अब हम किसको देखेंगे, तुगलक वंश को देखेंगे। यहाँ पर खिलजी वंश कंप्लीट हुआ, अब हम क्या करेंगे, तुगलक वंश देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तुगलक वंश कब से कब तक रहा, 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, आप इसको देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप अच्छे से देखिए, जो गयासुद्दीन तुगलक है, ठीक, और गयासुद्दीन तुगलक, फिर क्या हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, और फिर फिरोज शाह तुगलक। इन तुगलक वंश को आप यहाँ पर देखोगे, इसमें कितने शासक रहे, एक, दो और एक, तीन, यानी कि कौन कौन, गयासुद्दीन तुगलक रहा, इसका शासनकाल 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक रहा, है ना, तो लगभग 5 वर्ष का रहा। फिर मोहम्मद बिन तुगलक आया, तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 1351 तक राज किया, तो लगभग 26 वर्ष इसने राज किया। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे 1351 से 1388 ईस्वी तक। ठीक है, तो लगभग देखिएगा कितने वर्ष इन्होंने यहाँ पर तुगलक वंश ने राज किया, इसको आपको ऐड करना होगा। ठीक है, फिर देखोगे दोस्तों, यहाँ पर यह तुगलक वंश का संस्थापक था दोस्तों। कौन था दोस्तों तुगलक वंश का संस्थापक, गयासुद्दीन तुगलक। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, तो आपको क्या कहना है, जो दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक कौन था, तुगलक वंश का संस्थापक था। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसने मंगोलों के आक्रमण को विफल करने के बाद गाजी की उपाधि धारण की। दोस्तों वेरी गुड, काफी अच्छा यहाँ पर
क्वेश्चन बनता है कि दोस्तों आपने पीछे देखा खिलजी वंश, ठीक है, तो खिलजी वंश में दोस्तों आप देखोगे उसमें ज़्यादातर क्या रहे, मंगोलों के आक्रमण रहे, ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, जब इसका राज्य आया, इसका समय आया, तो इसने क्या किया, इसने मंगोलों के आक्रमण को विफल करने के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी, ठीक है, जब उनको सबको विफल कर दिया आक्रमण में, तो इसने बाद में क्या किया, गाजी की उपाधि धारण की। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा शासक है जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों आपको क्या बताना है, गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया था, मंगोलों के आक्रमण को विफल कर दिया था, और उसमें विफल करने के बाद में क्या किया था, उसने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इसने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जब्त की गई भूमि को पुनः वापस लौटा दिया था, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, इसने क्या किया था, जो अलाउद्दीन खिलजी आपने पीछे देखा है, ठीक है, खिलजी वंश में, उसने क्या किया था, जो जब्त की गई भूमि थी, जिसमें सरकारी वो बना दी थी भूमि उसने, तो उसने क्या किया था, इसने आने के बाद उसको वापस कर दिया था, ठीक है। इसने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जब्त की गई भूमि को पुनः वापस क्या कर दिया था, वापस कर दिया था, ठीक है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे दोस्तों मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। इसका शासनकाल देखेंगे दोस्तों 1325 से 1351 ईस्वी तक, ठीक है। अब इसके बारे में हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसका वास्तविक नाम उलुग खां, जिसको जूना खां के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको मार्क करना है, और इसमें देखना है दोस्तों, इसका वास्तविक नाम उगलू खां था, और बाद में दोस्तों इसको जूना खां के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। अब आप देखेंगे दोस्तों, इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित की थी। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है। ऐसा कौन सा शासक है जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित की थी, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। और देखते हैं दोस्तों, इसके बाद में इसे रक्त पिपासु भी कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है, रक्त पिपासु, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता है, रक्त पिपासु भी कहा जाता है। दोस्तों आप देखेंगे कि जो पीछे बलबन आपने देखा है, ठीक है, बलबन, इसने क्या किया था, लौह रक्त की नीति अपनाई थी, ठीक है। बलबन, इसने क्या किया था, लौह रक्त की नीति अपनाई थी, ठीक है। और अब यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक, माफी चाहूंगा, हम्म, बलबन, बलबन को क्या कहते हैं दोस्तों, उसको उसने लौह रक्त की रीति अपनाई थी, ठीक है, लौह रक्त की, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक को इसको क्या कहा जाता था, रक्त पिपासु भी कहा जाता था। दोस्तों इस क्वेश्चन में काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि रक्त पिपासु किसको कहते थे, और जिसने ऐसा कौन सा शासक है जिसने लहू रक्त की जो है रीति को अपनाया था। तो ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो आप मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहेंगे, रक्त पिपासु भी कहते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इसने अमीर ए कोही विभाग की स्थापना की थी, ठीक है, जिसको कृषि विभाग भी बोला जाता था। आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, इसने अमीर ए कोही, जिसको कृषि विभाग भी कहा जाता था, इसकी स्थापना की थी, ठीक है। अब नीचे देखेंगे दोस्तों, यह दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा, ठीक है, लिखा और योग्य शासक था। दोस्तों काफी अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा शासक है जो कि सभी राजाओं में क्या था, सर्वाधिक कुशल था लिखने और पढ़ने में, ठीक है। तो आप यहाँ पर राइट आंसर क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक को क्या करेंगे, मार्क करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे दोस्तों, इसने पदों का बंटवारा योग्यता के आधार पर किया, क्योंकि दोस्तों ये पढ़ा लिखा व्यक्ति था, तो इसने क्या सोचा कि जो ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो ज्यादा योग्य होगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, और होना भी इस तरीके से चाहिए, ठीक है। तो इसने क्या कहा, इसने पदों का बंटवारा योग्यता के आधार पर किया, जो कि काफी अच्छा काम इसने यहाँ पर किया है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, इसने इसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि जो मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, वो भारत कब आया था, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे दोस्तों, इसके शासनकाल में भारत आया था। आप यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या करेंगे दोस्तों, ठीक है, इसका राइट आंसर आपको करना होगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। काफी अच्छा पॉइंट है, ठीक है। इब्न बतूता ने रहला नामक बुक लिखी थी। अब दोस्तों इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि इब्न बतूता का क्या योगदान रहा भाई जब भारत आया, ठीक है। तो आप देखेंगे इसने क्या किया था, यहाँ पर रहला नामक पुस्तक, ठीक है, रहला नामक बुक इसने यहाँ पर क्या किया था, लिखी थी, ठीक है। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया, ठीक है। इब्न बतूता को क्या किया गया, दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था, और 1342 ईस्वी में भारत का राजदूत बनकर भेजा गया था, ठीक है। भारत का राजदूत बनकर कहाँ भेजा गया था दोस्तों, कहाँ भेजा गया था, चीन में भेजा गया था, ठीक है। इब्न बतूता को भारत का राजदूत बनाकर कहाँ पर भेजा गया था, चीन में भेजा गया था। देखिए काफी अच्छा, क्योंकि जो दोस्तों ये था, ये काफी अच्छा लिखा पढ़ा व्यक्ति था, तो ये जानता था कि किस तरीके से काम होता है, ठीक है। इसने क्या किया दोस्तों, एक योग्यता के आधार पर, यानी कि पढ़ा लिखा व्यक्ति था, तो जितना जो योग्य होगा उसी के आधार पर इसने क्या किया, शासन का बंटवारा कर दिया कि किसको क्या पद मिलना चाहिए। तो मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहते हैं दोस्तों, काफी अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति इसको माना जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों के दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। अब आप इसके बारे में पढ़िए, ठीक है। 1336 ईस्वी की कहानी है दोस्तों, किस किस की, हरिहर और बुक्का के नाम से क्या किया था, इनको जाना जाता था। इन्होंने क्या किया दोस्तों, 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। इसकी राजधानी हम्पी थी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित थी। दोस्तों काफी अच्छा पॉइंट है, इसको कई बार रिपीट हुआ है ये, कि हरिहर बुक्का जो दो भाई थे दोस्तों, इसकी इसने दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी, और इसकी राजधानी दोस्तों कहाँ पर थी, ठीक है। राजधानी पूछ लिया जाता है, राजधानी कहाँ पर थी, ठीक है, और ये किसकी नदी पर थी, किस नदी के किनारे पर थी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित थी, ठीक है, हम्पी। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, इसे रक्त पिपासु, ठीक है, स्वप्नशील, पागल और दीवाना कहते थे, ठीक है। देखिए इसको इसको भी रक्त पिपासु भी कहा जाता था, ठीक है। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कि जो आपका ये यहाँ पर आप देखेंगे, जो मोहम्मद बिन तुगलक है, और ये दोस्तों दो भाई जो हैं हरिहर बुक्का, ठीक है, इसको अगर आप देखेंगे, अगर क्वेश्चन में इन दोनों का नाम आ जाता है, तो दोस्तों तब उस समय पे आपके सामने एक सिचुएशन पैदा हो जाती है कि किसको मार्क करें, ठीक है। तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, इन दोनों लोगों का नाम आपके सामने है, सिर्फ एक का आएगा, ठीक है। तो आपको इसको क्या करना है, मार्क करना है, और ध्यान में रखना है कि किसको आपको आंसर करना है, ठीक है।
जी। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसने सांकेतिक मुद्रा का चलन किया। ठीक है, इसने क्या किया था, सांकेतिक मुद्रा का क्या किया था, चलन किया था, सांकेतिक मुद्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1347 में महाराष्ट्र के अलाउद्दीन अलाउद्दीन बेहमन शाह, जिसको हस उम, जिसको जिसको जो है बहमन शाह, जिसको हसन गंगी ने बहमनी राज्य की स्थापना की। ठीक है, इसकी राजधानी दोस्तों गुलबर्ग थी। ठीक है, गुलबर्ग थी इसकी राजधानी। इसको आप क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इस पॉइंट्स को, जिसको हसन गंगी के नाम से भी जाना जाता था, अलाउद्दीन बहमन शाह को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने हिंदुओं के त्योहार होली और दीपावली में भाग लेना शुरू किया था। दोस्तों देखिए, ऐसे भी पहले राजा हुए हैं जो कि हिंदुओं को अच्छे अच्छे पदों पर भी आसीन किया है, बैठाया है। ठीक है, और उनके जो भी त्योहार वगैरह होते थे उनमें भाग भी लेते थे। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो ऐसा राजा था जो कि हिंदुओं के त्योहार में क्या करता था, शामिल होता था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इसे असफलताओं का बादशाह भी कहा जाता था। दोस्तों असफलताओं का बादशाह किस लिए कहा जाता था, आप इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसने कोई भी काम ऐसा पूर्ण नहीं किया जिसके बारे में इसको कहा जाए कि हाँ इसने ये काम पूरा कर लिया था। ठीक है, इसीलिए इसको असफलताओं का बादशाह कहा जाता था। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे इसमें और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके सबसे ज्यादा असफल कार्य दोस्तों, ठीक है, असफल कार्य इसके पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, इसके सबसे ज्यादा असफल कार्य कौन कौन से थे। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट है राजधानी स्थानांतरण। नंबर 3 है सांकेतिक मुद्राओं का चलन। नंबर 4 है खुरासन कराथिल अभियान। ठीक है, इसे मनियारों का राजकुमार भी कहा जाता था। ठीक है, मनियारों का राजकुमार भी इसको क्या कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, ठीक है गाइस, अब देखेंगे फिरोज शाह तुगलक को। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के बारे में अब हमें पढ़ना है। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे दोस्तों, 1351 से 1388 तक इसका शासनकाल रहा है। ठीक है, अब इसके बारे में दोस्तों हमें क्या क्या पढ़ना है, आप यहाँ पर देखिए। ठीक है, यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। दोस्तों इसको आप देखिएगा, यह किसका चचेरा भाई था, मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, इसे अपनी आत्महत्या फुतूहत ए फिरोज शाही फारसी भाषा में लिखी। ठीक है, इसने अपनी आत्मकथा, माफी चाहूंगा दोस्तों पहले थोड़ा मिस्टेक हुआ, इसने अपनी आत्मकथा फुतूहत ए फिरोज शाही फारसी भाषा में लिखी थी। ठीक है, इसने क्या किया था, फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा को लिखा था। ठीक है, इसने जनता के उल्टे सीधे करों को समाप्त करके केवल 4 कर लगाए थे। ठीक है, काफी अच्छा ये इसका भी शासनकाल रहा है, आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, पहला कर जो है दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, इसने कौन कौन से कर को समाप्त किया था। ठीक है, इसके कौन कौन से कर को समाप्त किया था, देखिए 4 कर इसने समाप्त करके केवल 4 कर लगाए थे, माफी चाहूंगा। इसने जनता के उल्टे सीधे करों को समाप्त करके जो जो भी पहले जनता के ऊपर लगे हुए थे वो सभी करों को इसने हटा दिया था और फिर केवल 4 कर लगाए थे। ठीक है, इसने केवल क्या किया था, 4 कर यहाँ पर लगाए थे। कौन कौन से कर लगाए थे दोस्तों, आप यहाँ पर देखोगे, जो पहला कर है खम्स। खम्स किसको कहते थे, युद्धों में लूटा गया धन। ठीक है, युद्धों में लूटे गए धन पर इसने कर लगाया था। जब भी ये कहीं युद्ध करते थे और वहां से धन की प्राप्ति होती थी, तो जितना धन एक सेना को मिलता था उसके ऊपर वो क्या किया था, उसने कर लगा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे दोस्तों, सेकंड जो कर लगाया था खराज, जिसको लगान बोलते हैं। ठीक है, लगान लगाया था इसने। और फिर देखेंगे दोस्तों तीसरे नंबर का जजिया कर दोस्तों। ठीक है, जजिया कर में आप देखेंगे हिंदुओं पर लगने वाला धार्मिक कर था। ठीक है, और नंबर 4 जो था दोस्तों यहाँ पर जकात। ठीक है, जकात मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर था। ठीक है, इसने क्या किया था, आप यहाँ पर देखेंगे कि नंबर तीसरा और 4वां, जजिया कर हिंदू पे लगाया और जकात कर क्या किया, मुस्लिमों पर लगाया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इसने 5 नई नहरों का निर्माण करवाया और एक नया कर सिंचाई कर भी इसने लगवाया। दोस्तों देखिएगा, काफी अच्छा ये पॉइंट्स आपकी एग्जाम की दृष्टि से बन जाता है कि ऐसा कौन सा शासक है जिसने क्या किया था, नहरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो आप क्या मार्क करोगे दोस्तों वहां पर। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक को आपको क्या करना है, मार्क करना है, और वहां पर आपको सही से आंसर इसका करना है, क्योंकि दोस्तों जो फिरोज शाह तुगलक है उसको ही नहरों का बादशाह भी कहा जाता है, जिसने 5 नई नहरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, 5। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर यह ब्राह्मणों पर जजिया कर लगने वाला पहला शासक था। ठीक है, ब्राह्मणों पर लगवाया था इसने। ठीक है, ब्राह्मणों पर लगवाया था जजिया कर। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि जजिया कर जो लगवाया था दोस्तों हिंदुओं पर, वो ब्राह्मणों पर लगा था। ठीक है, ब्राह्मणों पर, तो इसको दोस्तों क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछा जाता है कि जो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था वो किसने लगवाया था। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ताकि आप अपनी एग्जाम में इसको अच्छे से क्या कर पाए, आंसर कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इसने 300 नए नगर बसाए थे, जिनमें फिरोजपुर, फतेहाबाद, जौनपुर, हिसार आदि थे। ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। इसने क्या किया था, 300 नए नगर बसाए थे दोस्तों, काफी अच्छा इसका शासनकाल आप मान सकते हैं। जौनपुर को इसने अपने भाई जूना खां की याद में बसवाया था। इसे पूरब का, ठीक है, इसे पूरब का सिराज सिराज या भारत का सिराज कहा जाता था। ठीक है, जौनपुर को। चलिए दोस्तों, जौनपुर को इसने अपने भाई जूना खान, देखिए इस चीज से आप याद रखिएगा, भाई इसका कौन था, जूना खान। ठीक है, और बसाया क्या, जौनपुर। ठीक है, तो अपने भाई की ही याद में इसने अपने भाई से मिलता जुलता ही शहर बसवाया। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, इसका भाई कौन था, जूना खान, और इसने अपने भाई की याद में क्या बसाया, जौनपुर बसवाया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल को बिजली गिरने के कारण नष्ट हो गई थी, उसकी मरम्मत करवाई दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल जो बिजली गिरने के कारण नष्ट हो गई थी, उसकी मरम्मत करवाई थी जो दोस्तों। ठीक है, अब आप देखेंगे जो कुतुब मीनार है दिल्ली में, ठीक है, उसकी जो 5वीं मंजिल थी वो बिजली गिरने के कारण, जो प्राकृतिक बिजली होती है, आसमानी बिजली होती है, वो गिरने के कारण क्या हो गई थी, उसकी 5वीं मंजिल नष्ट हो गई थी। ठीक है, तो उसको क्या कराया था, इसने मरम्मत करवाई थी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे, फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के मेरठ और ठोफरा के स्तंभ लेख को मंगवाकर दिल्ली में स्थापित किया। दोस्तों ये काम इसने किया, आप यहाँ पर देखेंगे कि इसने फिरोज शाह तुगलक के अशोक के मेरठ, ठीक है, अशोक के मेरठ और ठोफरा के स्तंभ लेखों को मंगवाकर दिल्ली में क्या क्या स्थापित किया। नेक्स्ट देखेंगे, इसने कई नए विभागों की स्थापना की। जौन जौन से विभाग हैं आप यहाँ पर देखिए, दीवान ए खैरात, जिसको दान विभाग भी कहा जाता है, इसने दान विभाग की स्थापना की। नेक्स्ट देखेंगे, इसने दीवान ए बदगान, ठीक है, दीवाने बंदगान, ठीक है, इसका क्या यहाँ पर आप देखेंगे, दास विभाग की इसने स्थापना की। ठीक है,
और आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों दारुल रफ़ा, इसने राजकीय आप यहाँ पर देखेंगे राजकीय पिक्की साला है, ठीक है। 4th नंबर पे आप देखेंगे दीवान ए इतिहाक, जिसको पेंशन विभाग भी कहा जाता था, ठीक है। इसने 4 विभाग बनाए थे, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 18,000 बोलेंगे, इसको कितना बोलेंगे दोस्तों, यहाँ पर 180। ये क्योंकि ये समझ में नहीं आ पा रहा है ये क्या है, माफ़ी चाहूँगा इसके बारे में, आप जो भी इसको समझे। तो इतने गुलाम इसने क्या किए थे, गुलाम बनाए थे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर अब देखते हैं 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 1388 में क्या हो गई थी, इसकी मृत्यु हो गई थी। इसे सल्तनत युग का अकबर भी कहा जाता था, ठीक है, सेकंड अकबर, ठीक है। एक तो अकबर रहे ही हैं, ठीक है, जिसको आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसको भी फिरोज शाह तुगलक को भी क्या कहा जाता था, ठीक है, सल्तनत युग का अकबर इसको कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे दोस्तों नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, ठीक है। तुगलक वंश क्योंकि हम दोस्तों पढ़ रहे हैं तो हम तुगलक वंश को इसको कंप्लीट आपको कराएंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा वीडियो में बने रहिएगा, कुछ ही समय की बात है दोस्तों। अगर ये वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आप ही के लिए मेहनत करते हैं और केवल आपका एक सब्सक्राइब दोस्तों हमें मोटिवेट करता है आपके लिए काफ़ी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में आपके सफल होने की संभावना को और भी प्रबल बनाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं दोस्तों, इसके समय में 1398 में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में तैमूर लंग ने क्या किया था, ठीक है, तैमूर लंग ने क्या किया था, दिल्ली पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में, ठीक है। अब हम क्या करना है, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों लोधी वंश, ठीक है। लोधी वंश आपको अब जो है हमें क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। लोधी वंश के बारे में देखते हैं दोस्तों। लोधी वंश कब से कब तक रहा आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कितने इसमें शासक रहे दोस्तों, यहाँ पर 3 शासक रहे, कौन कौन, बहलोल लोधी, ठीक है, दूसरा क्या है सिकंदर लोधी, और यहाँ पर तीसरा देखेंगे इब्राहिम लोधी, ठीक है। इनके शासनकाल भी आप यहाँ पर देखिएगा, जो बहलोल लोधी है उनका शासनकाल यहाँ पर 1451 से 1489 ईस्वी तक रहा है, और जो सिकंदर लोधी का शासनकाल रहा यहाँ पर 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक यहाँ पर रहा है, ठीक है। इब्राहिम लोधी का जो शासनकाल 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक यहाँ पर रहा, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है दोस्तों, अब बहलोल लोधी पढ़ना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, बहलोल लोधी को लोधी वंश का संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। इसने दिल्ली पर अफगान वंश की नींव डाली, ठीक है, अफगान वंश की क्या डाली, नींव डाली, ठीक है। बहलोल लोधी ने जौनपुर को जीतकर उन्हें दिल्ली में शामिल कर लिया था, ठीक है, जौनपुर को जीता और इसने क्या कर लिया, दिल्ली में शामिल कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है बहलोल लोधी ने बहलोल नाम से सिक्के चलवाए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों, ऐसा कौन सा शासक है जिसने बहलोल नाम से सिक्के चलवाए थे, ठीक है, ठीक है, तो कौन था, बहलोल लोधी। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर यह अपने सरदारों का बड़ा सम्मान करता था और उन्हें 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 पसंद ए अली कहकर पुकारता था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, बहलोल लोधी एक ऐसा शासक था जो कभी कभी सिंहासन पर नहीं बैठा था दोस्तों। काफी अच्छा पॉइंट से फैक्ट है, ये पूछ लिया जाता है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको मार्क करना है, ठीक है। पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा शासक था जो कि सिंहासन पर नहीं बैठा था, तो कौन था दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे बहलोल लोधी एक ऐसा शासक था जो कि दोस्तों सिंहासन पर नहीं बैठा था, ठीक है। इसकी मृत्यु 1489 में, ठीक है, 89 में ग्वालियर विजय के बाद राजा मानसिंह से मिले 80 लाख टके की खुशी को बर्दाश्त नहीं कर सका और जलाली नामक स्थान पर सदमे में इसकी मृत्यु हो गई दोस्तों। देखिएगा, ज्यादा खुशी भी किसी की मृत्यु का कारण हो सकती है, ये पहले से ही चला रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे कि 1489 में ग्वालियर विजय के बाद राजा मानसिंह से मिले 80 लाख टंके की खुशी को बर्दाश्त नहीं कर सका और जलाली नामक स्थान पर सदमे में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों सिकंदर लोधी, ठीक है। सिकंदर लोधी का शासनकाल आप यहाँ पर देखेंगे कि इसके बारे में देखिए दोस्तों, बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद उसका बेटा निजाम खां सिकंदर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा, ठीक है। सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा नगर बसाया और 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आगरा को किसने बसाया था, ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है, ताकि आप इसका अच्छे से आंसर कर सकें, ठीक है। तो पूछ लिया जाता है आगरा शहर को किसने बसाया था, तो सिकंदर लोधी ने ही बसवाया था, ठीक है। सिकंदर लोधी गुलरुखी के उपनाम से फारसी भाषा में कविताएं लिखा करता था, ठीक है। सिकंदर लोधी के वजीर ने आगरा की मोट की मस्जिद बनवाई थी, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, सिकंदर लोधी ने, यहाँ पर देखेंगे सिकंदर लोधी ने मथुरा के केशव राय मंदिर तथा बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर को तुड़वाकर उसकी मूर्तियों के बाट, यानी कि मूर्तियों के बाट बनाकर कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिए थे दोस्तों। काफ़ी जो था इसने ऐसा काम किया था जो कि हिंदू के लिए काफ़ी असहनीय रहा है। सिकंदर लोधी ने मथुरा के केशवराय मंदिर तथा बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर को तुड़वाकर उसकी मूर्तियों के बाट बनाकर, ठीक है, देखिएगा कितना खतरनाक इसने काम किया है, ठीक है, उसके बाट बनवाए और किसको दिए, कसाईयों को दिए तोलने के लिए, जो भी मांस वगैरह होता था, ठीक है। देखिएगा, कभी आपने अगर इस प्रकार का फैक्ट कोई पढ़ा है तो मुझे लगता है कि दोस्तों काफ़ी
इस पॉइंट्स को काफ़ी बच्चों ने पढ़ा होगा या फिर नहीं भी हो सकता है नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसने मुस्लिम स्त्रियों को संतों तथा पीरों की मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया और मुस्लिमों के, ठीक है, ताजिए निकलवाने पर रोक लगवा दी। पॉइंट्स को मार्क कीजिएगा। इसने खम्स में अपना हिस्सा लेना बंद कर दिया था। यह शासक दाढ़ी मूछ नहीं रखता था, ठीक है। 1517 में इसकी मृत्यु गले की गंभीर बीमारी के कारण हो गई थी। दोस्तों देखिएगा, 1517 ईस्वी में क्या हो गई थी, इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। दोस्तों मुझे लगता है कि वीडियो थोड़ा लेंदी बन रहा है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि अब हम आपको इब्राहिम लोदी के बारे में नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है। हम इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराएंगे, ठीक है। अगर वीडियो का कंटेंट, ठीक है, आपको अच्छा लगा और ये हैंड रिटन नोट्स केवल आपको इस प्रकार के लग रहे कि जो आपको केवल पॉइंट्स के, केवल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही चीज़ें आपको मिल पा रही हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपको दोस्तों वे सभी पॉइंट्स यहाँ पर कराने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाते हैं, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।